तो गाइस वेलकम टू अवर चैनल। आज हम गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक करने वाले हैं जो पैरामाउंट बुक से लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन, जो कि है गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहला है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ये एक आकर्षण टाइप का एक फोर्स है जो कि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो फर्स्ट है, इसका देखते हैं हम। ऊंचाई से गिराया गया पत्थर पृथ्वी की ओर गिरता है। आप देखते हैं किसी को भी अपन ऊंचाई पर गिराते हैं वापस पृथ्वी की तरफ आता है, क्योंकि पृथ्वी पत्थर के ऊपर आकर्षण का बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का ही बल होता है और नीचे गिराती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। बल जिसमें पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, विश्वव्यापी नियम, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु एक बल से दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मान लिया कि दो कोई पिंड है, उनके बीच की दूरी जैसे ए और बी है और उनके बीच की दूरी आर है। आप इनको अच्छी तरह से समझिएगा। मान लिया ये कोई दो पिंड है। गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी जो नियम है, यूनिवर्सल लॉ, जो ये बताता है कि प्रत्येक वस्तु एक बल से दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक आकर्षण प्रकार का होता है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। इसका मान लिया एक दो पिंड है जो एक दूसरे से आर दूरी पे है, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। ठीक है, क्या बोलते हैं, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जो फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 के। ये बताता है हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी क्या है r, इसका वर्ग कितना हो जाएगा r स्क्वायर, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। f जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के। ठीक है, अब इन दोनों को जब करेंगे तो ये हो जाएगा f प्रोपोर्शनल m1 × m2/r स्क्वायर। अब आप जैसे जानते हैं प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, ठीक है, जो है g। क्या आ जाएगा g। तो देखेंगे हम, जो प्रोपोर्शनल को हटाया g आ गया, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा g m1 m2 × r स्क्वायर। g जो क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। अब देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे स्मॉल c से g से प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि है, इसे g से प्रदर्शित करते हैं। g का परिमाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश और समुद्र तल पर 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। g का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन का जो होता है मात्रक वही होता है। ये एक त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, गुरुत्वीय स्थिरांक g का मूल्य m1 = m2 हो जाए। अगर जो पिंड है m1 उसका भी m हो द्रव्यमान और m2 हो वो भी m हो, यानी 1 किलोग्राम हो। r = 1 कर दो, f किसके बराबर हो जाएगा, g के। अतः गुरुत्वीय स्थिरांक g आंखिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के बल के बराबर होता है, जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर रखी। अब g का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, g की वैल्यू कैसे आई, इकाई दूरी पर रखी, इसमें m1 भी 1 किलोग्राम, m2 भी 1 किलोग्राम। इकाई द्रव्यमानों की दो वस्तुओं के बीच पाया जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मूल्य
6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाई किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जी का वैल्यू जो मान है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब जो ये मात्रक है ना, ये कहाँ से आया, तो आप देखेंगे F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो मैथ का अप्लाई करनी है मैथ आपको, तो क्या हो जाएगा F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आप देखेंगे m1 का जो मात्रक हो जाएगा, जो द्रव्यमान है उसको किसमें प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम में, तो ये भी किलोग्राम है। तो आप देखेंगे ऊपर F जो हो जाएगा, एक तो F का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखते हैं नेक्स्ट। केपलर के ग्रह गति के नियम। अब केपलर ने 3 नियम दिए थे गति के, उसको देखते हैं। केपलर का प्रथम नियम, दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 नाभिकों में से एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। केपलर का प्रथम नियम क्या बोलता है, दीर्घवृत्तीय जो कक्षाएं होती है वो दीर्घवृत्तीय होती है, ऐसा वर्त नहीं बनाती है, इस तरह से बनाती है, तो उसे बोलते हैं दीर्घवृत्तीय। दीर्घवृत्तीय कक्षा के 2 नाभिकों में से एक पर सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। ये सूर्य इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। प्रथम नियम ये बताता है। सेकंड, केपलर का द्वितीय नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करता है कि ग्रहों को सूर्य से मिलने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रफल में बढ़ जाती है। जब आप द्वितीय नियम देखेंगे तो इस समान क्षेत्रफलों में समान क्षेत्रफल बनाती है। ग्रह सूर्य के चारों प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों इस तरह परिक्रमा करता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह और सूर्य के बीच मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा समय के समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफलों में बढ़ जाती है, समान समय में समान क्षेत्रफल में बढ़ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। केपलर ने 3 नियम दिए थे। तृतीय नियम, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन। सूर्य से ग्रह की दूरी मान लिया r है और उसका घन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन r³ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। आपको याद रखना है, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो r² प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। r³ इक्वल टू स्थिरांक, तो r³ जो होगा वो प्रोपोर्शनल t स्क्वायर है। अभी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, स्थिरांक आएगा। तो r³ इक्वल टू स्थिरांक मल्टीप्लाई t स्क्वायर, अथवा आप देखेंगे स्थिरांक मान लिया कुछ भी, r³ इक्वल टू k मल्टीप्लाई t स्क्वायर। अब k की वैल्यू k इक्वल टू r³ अपॉन t स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट। तो r क्या है, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, t ग्रह की समय अवधि सूर्य के चारों ओर। अब है न्यूटन की गति के तृतीय नियम तथा गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के ऊपर बराबर और विपरीत बल लगाती है। तो पृथ्वी जब किसी वस्तु के ऊपर आकर्षण का बल लगाती है, वस्तु भी विपरीत दिशा में पृथ्वी के ऊपर समान बल लगाती है। ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।
तो न्यूटन गति का तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण दोनों पे लागू होता है। नेक्स्ट, तो मुक्त रूप से पिंडों के लिए गति के समीकरण देखते हैं अपन। गति के सामान्य मुक्त समीकरण v=u+at होता है। u प्रारंभिक वेग होता है और v अंतिम वेग होता है। a त्वरण होता है, t समय होता है। v=u+at, s=ut+12at। s क्या होता है? दूरी होता है इसमें। ut+12at², v²u²+2a। ये तृतीय समीकरण है। गति के तीन समीकरण होते हैं। v=u+at, s=ut+12at², v²u²+2as। अब ये जो है ना गति के सामान्य मुक्त समीकरण, ये भांति पिंडों के लिए गति के समीकरण, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए गति के समीकरण। v=u+at की जगह यहाँ g हो जाएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, यहाँ त्वरण है gt। h=ut+12gt², ये s दूरी के लिए होता है, ये h हो जाएगा ऊंचाई के लिए, कितनी ऊंचाई से जाकर पिंड गिर रहा है। तो ut+12gt², v²u²+2gh, या 2 है ऐसे, यहाँ h आ जाएगा। तो ये गति के तीनों समीकरण आपको अच्छे से याद रखना है। आपको ये वाले समीकरण कोई भी एक याद करना है और दूसरा उसको रिप्लेस करना है, एक की जगह जी। देखते हैं नेक्स्ट है पृथ्वी ध्रुव पर पृथ्वी के घूर्णन होने से क्या प्रभाव पड़ता है। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराया जाता है तो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। द्रव्यमान अलग अलग है और एक द्रव्यमान की दो वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से ऊपर से गिराया जाता है तो वे पृथ्वी पर समान समय पर पहुंचेगी, एक साथ पहुंचेगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग होता है। जी का मान स्थान के हिसाब से तय होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। तो जी का मान ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव पर जाएंगे जी का मान बढ़ जाएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र में वस्तु का भार शून्य होता है, केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। नेक्स्ट, है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। चंद्रमा में गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 भाग होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परिधि घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अलावा अन्य स्थानों पर वस्तु के भार में वृद्धि हो जाएगी। यदि पृथ्वी तेजी से घूमने लगे तो केवल ध्रुवों के अतिरिक्त अन्य स्थान वस्तु के भार में कमी हो जाएगी। ध्रुवों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर वस्तु के भार में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि दो भिन्न द्रव्यमान m1 m2 को पत्थर को एक निश्चित ऊंचाई से एक साथ गिरा जाता है तो एक ही समय में जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वीय केंद्र, किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब खड़ी रेखा, वो वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। उदाहरण पिसा की झुकी मीनार। पिसा की जो झुकी मीनार है वो अभी भी टिकी हुई है क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अभी भी आधार के क्षेत्रफल के अंदर से ही गुजर रही है। यदि ये ऊर्ध्वाधर रेखा बाहर से गुजरेगी तो मीनार गिर जाएगा। बोझा लेकर पहाड़ पर चढ़ते समय मनुष्य आगे झुक जाता है क्योंकि इस अवस्था में उसके गुरुत्वीय केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के पास आधार से होकर जाती है। खोखले शंकु का गुरुत्वीय केंद्र शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर होता है। तो याद रखना है, शंकु का जो गुरुत्वीय केंद्र होता है वो 1/3 ऊंचाई की दूरी पर होता है। और त्रिभुजाकार ठोस में मध्यिकाओं का घटांत बिंदु उसका गुरुत्वीय केंद्र होता है। ये मध्यिका होती है, ये और इसका, इन तीनों का घटांत बिंदु जो होता है ये होगा, ये क्या हो जाएगा इसका, ये उसका गुरुत्वीय केंद्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रक्षेपीय गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से, आप ऐसे बॉल को जैसे खींच रहे हो, ऐसे एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ का गति करता है। इस तरह से फेंका गया पथ एक वक्र पथ गति करता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपीय
गति, प्रक्षेपी गति में अधिक ऊंचाई कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट इतना होगा, ये वाला h। तो h का जो वैल्यू होगा ये थीटा होता है। इसके जो वक्र पथ होता है ये पृथ्वी के सापेक्ष जो एंगल बनाता है उसे थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, u प्रारंभिक वेग होता है। तो u पिंड का प्रारंभिक वेग और g गुरुत्वीय त्वरण। थीटा 90 हो तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये मैक्सिमम क्या कब होगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। थीटा 90 रख देंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपको याद रखना है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंची कूद में एथलीट शरीर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालते हैं, ये इसका प्रक्षेपी गति का उदाहरण है। तोप से निकले गोले की गति, ईंधन खत्म होने पर रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, सब प्रक्षेपी गति के उदाहरण हैं। अब देखते हैं परास। परास क्या होता है, प्रक्षेपण बिंदु से एक क्षैतिज दूरी ऐसा जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्षैतिज दूरी होती है r। इस दूरी का मान क्या बोलते हैं, परास। प्रक्षेपण बिंदु से एक तय दूरी तक की क्षैतिज दूरी को परास कहते हैं। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। तो r दूरी, u प्रारंभिक वेग, g गुरुत्वीय त्वरण। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने अच्छे से। कई बार वैल्यू और थीटा दिया जाता है और हमें r परास की वैल्यू पूछी जाती है। तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। और h क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और r की वैल्यू आ गई। अब देखो उदाहरण, अधिक परास पाने के लिए लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी 45 डिग्री के कोण से उछालता है। चक्का फेंक या भाला फेंक में खिलाड़ी अधिक दूरी तक फेंकने के लिए 45 डिग्री से कम के कोण पर फेंकते हैं। किसी ऊंचाई पर निशाना लगाने में दूर तक मारने वाली मिसाइलों का गमन पथ पैरेलल नहीं होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, अब ये देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर उसके भार का लगभग 6वां हिस्सा होता है। अगर यहाँ पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई 60 तो हो जाएगा 10 किलोग्राम। तो आपको याद रखना है 1/6 गुणा होता है चंद्रमा पे, 6वां हिस्सा होता है। कृत्रिम उपग्रह, इनका परिक्रमण काल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना अधिक होगा। यदि घूमते हुए किसी उपग्रह से कोई वस्तु या पैकेट छोड़ दिया जाए तो वह पृथ्वी पर न गिरकर उपग्रह के साथ उसी चाल से उसी कक्षा में घूमता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रह का परिक्रमण काल केवल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। नेक्स्ट है उपग्रहों में भारहीनता। कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था होती है। उपग्रहों में भारहीनता के कारण ये अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन विशेष प्रकार के ट्यूब में लेके जाते हैं। चंद्रमा भी उपग्रह है क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण वहाँ भारहीनता की अवस्था नहीं होती है, वहाँ भार का अनुभव नहीं होता है। भूस्थायी उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इन्हें संचार उपग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर कोई गेंद गिराई जाते हैं तो पृथ्वी के परिध उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ घूमती रहेगी। कब पृथ्वी के परिध घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर कोई गेंद गिराई जाती है तब, तो पृथ्वी के परिध उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ घूमती रहेगी। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें होती है। अब लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। यदि लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, ऊपर जाएगी तो भार बढ़ा हुआ। यदि लिफ्ट नीचे जाती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो स्वतंत्र अवस्था में पिंड नीचे गिरता है और व्यक्ति को भारीनता की स्थिति महसूस होती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट करते हैं प्लेन वेग। यदि किसी पिंड को पृथ्वी की तल से ऊपर की ओर एक न्यूनतम वेग से फेंका जाए तो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, तो पिंड वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाता। इस वेग को प्लेन वेग कहते हैं। एक ऐसा वेग ऐसा न्यूनतम वेग से फेंका जाए कि पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, मतलब वहाँ गुरुत्वीय बल काम ही नहीं करता है। एक निश्चित दूरी के बाद गुरुत्वीय बल काम नहीं करता और पिंड वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाता। इस वेग को प्लेन वेग कहा जाता है। प्लेन वेग का वैल्यू कितना, √2 g r। ये आपको याद रखना है, √2 g r। आर पृथ्वी की त्रिज्या है, r = 6.4 × 10⁶ मीटर होता है। √2 g r। प्लेन वेग पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो प्लेन वेग का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √2 g r होता है। और वायुमंडल की उपस्थिति या अनुपस्थिति प्लेन वेग पर निर्भर करती है। यदि ग्रह या उपग्रह का प्लेन वेग का मान अधिक है तो वह सघन वायुमंडल उपस्थित होता है। यदि प्लेन वेग का मान न्यूनतम है तो वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो प्लेन वेग v = √2 g r आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सरल लोलक। लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t उसकी प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, √L के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता और घटने पर आवर्तकाल घटता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, L बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, L घटेगा तो T भी घटेगा। झूला झूलती हुई लड़की के बगल में अगर दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपग्रहों के भीतर लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है क्योंकि वहाँ लोलक का आवर्तकाल अनंत हो जाता है। लोलक घड़ी का आवर्तकाल झील से निर्धारित होता है, अतः चंद्रमा पर लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, t = 2π√L/g। t = 2π√L/g। उपग्रहों के भीतर लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है और लोलक घड़ी का आवर्तकाल झील से निर्धारित होता है, अतः चंद्रमा पर लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सरल लोलक में ऊर्जा का संरक्षण। सरल लोलक ऊर्जा के संरक्षण का एक उदाहरण है जिसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का फिर से स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा किसी भी समय पर दोलन करते हुए लोलक की कुल ऊर्जा वही रहती है। यह है लोलक। अब देखेंगे यहाँ पर, यह केंद्रीय स्थिति ऊर्जा, फिर यहाँ से यहाँ जाए गतिज ऊर्जा, फिर वापस स्थितिज ऊर्जा और यहाँ से वापस जाएगा तो ये गतिज और वापस स्थितिज। तो आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, तो गाइज हमने आज एक इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण को अच्छे से किया है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।